Welcome students. Today we are start the topic inflammations, repairment and wound healing. This is the second chapters according to the B Pharm second semester pathophysiology subject. तो इन्फ्लामेशंस, रिपेयरमेंट, बाउंड हीलिंग में बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन। व्हाट इज़ द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशंस के। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, कितने टाइप के इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। इसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कैसे जनरेट होते हैं, क्या रीजन होते हैं, मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेशन कह सकते हैं या मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशंस। इन्फ्लामेशन किसके थ्रू होता है, क्या क्या मेडिएटर्स ऑफ दिस इन्फ्लामेशन हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे बाउंड हीलिंग की, प्रिंसिपल ऑफ बाउंड हीलिंग ऑफ स्किन की बाउंड जो बाउंड हो जाती चोट लग जाती है वो सब कैसे कैसे हील किया जाता है। ठीक है, तो ये सब में इस टॉपिक्स के अंदर हम ये सब चीज़ कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फ्लामेशंस। तो इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रिमूव द इंजरियस स्टिमुली और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुली लाइक पैथोजेंस, डैमेज सेल्स एंड इरिटेंट्स। मतलब क्या है कि जो एक इन्फ्लामेशन है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम, इंजरी स्टिमुलीज होते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के, तो रिमूव द इंजरी स्टिमुली और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के स्टिमुली है, इंजरी स्टिमुली या कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं जो जिससे जनरेट होते हैं इन्फ्लामेशन में, जो क्या करते हैं अगेंस्ट होते हैं हार्मफुल स्टिमुली लाइक पैथोजेंस, डैमेज सेल्स और इरिटेंट्स। उन सब के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि इंजरी स्टिमुली या कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू जनरेट होती है, जो कि जिसके विरुद्ध जनरेट होती है वो आपकी स्टिमुली लाइक है हार्मफुल स्टिमुली होते हैं, जैसे पैथोजेंस के अगेंस्ट में जनरेट होगी या डैमेज सेल्स हैं या इरिटेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में ये मैकेनिज्म जो डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब इन्फ्लामेशन इज नॉट द सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं इन्फ्लामेशन, बट समटाइम इन्फ्लामेशन इज कॉज बाय द इन्फेक्शन। लेकिन कुछ टाइम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन इन्फेक्शन होना है एक सिम्टम्स, इन्फेक्शन का सिम्टम्स इन्फ्लामेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो उसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं 3 या 4 5 साइन हो सकते हैं। बेसिक 5 साइन की जगह मैं 4 साइन लूँगा मेनली। 4th साइन भी होता है, 4th साइन में फंक्शन होता है, बेसिकली हम 4 साइन देंगे। 4 साइंस होते हैं सिम्टम, 4 साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पहले हम डिफरेंट बनाना पड़ेगा साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस क्या होता है, SIGN साइंस, या जैसे मैग्निफेस्टेशन ही बोलते साइंस, मतलब जो हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, पेशेंट की नाक पर, पेशेंट की मतलब रनिंग नोज हो रही है, पेशेंट का पसीना ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, डेट इज़ द साइंस। ठीक है, सिम्टम्स जो पेशेंट खुद महसूस करता है वो क्या होते हैं, सिम्टम्स। तो हम साइन और सिम्टम्स में डिफरेंट समझ गए। साइंस क्या है, जो एक फिजिशियन किसी पेशेंट के ऊपर देख रहा है क्या क्या उसके साइन हैं, क्या क्या ऐसे मार्क्स जनरेट हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, वो पसीना आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडनेस हो रही है या स्वेलिंग हो गई है, वो क्या है साइन। सिम्टम्स क्या है, जो पेशेंट उसको फील कर पाता है। तो उसके बेस पे इन्फ्लामेशन के 5 साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पहला है रेडनेस, दूसरा हीट, तीसरा स्वेलिंग, चौथा पेन और लास्ट होता है फंक्शन ऑफ द सेल्स। मैंने इसमें दिया नहीं है, लास्ट है फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो रेडनेस क्या है, रेडनेस क्यों होती है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द डैमेज एरिया। कहीं पर डैमेज ब्लड वेसल्स जहाँ वो डायलेट हो जाएंगे, जहाँ पर इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर क्या होंगे, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। ब्लड वेसल डायलेट होने से क्या हो, वहाँ पर हायर अमाउंट में ब्लड पहुँच जाएगा, हायर अमाउंट ब्लड पहुँचने क्या होती है, वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। दूसरा हीट जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर क्या होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, हीट, मतलब जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा होगा उस ऑर्गन या उस ऑर्गन के टिश्यू में वहाँ आसपास क्या होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, वहाँ का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वहाँ की जगह आसपास की ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो गई हैं, और ब्लड वेसल डायलेट होने वहाँ पर क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा, और फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा अमाउंट में वहाँ ब्लड पहुँच रहा है तो ऑटोमेटिक वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाइपरेमिया यानी कि ब्लड की वजह से टेम्परेचर, हाइपरेमिया मतलब ब्लड ज़्यादा सर्कुलेशन हो, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। फिर होता है स्वेलिंग। अब क्या है, वहाँ पर कंटिन्यू ब्लड ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या, ब्लड में से जो फ्लूइड होता है वो आपका वहाँ से इनफिल्ट्रेट होने लगता है, और जहाँ के आसपास के टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ जमा होने लगता है। जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड का जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, या वो आपका लीक आउट होगा। लीक आउट होने के बाद में एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जाके जमा हो जाएगा। तो यानी एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, जैसे एडिमा कॉज होती है। एडिमा यानी कि स्वेलिंग जैसी कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, अब स्वेलिंग होने लगी तो स्वेलिंग के बाद लास्ट क्या होता है, पेन। पेन भी होगा। स्ट्रेचिंग और डिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम एडिमा स्पेशली फ्रॉम पस, केमिकल मेडिएटर्स इंड्यूस पेन्स। जब वहाँ पर एडिमा जैसी कंडीशन होगी तो वहाँ के जो टिश्यू होंगे वो उसमें स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने के साथ साथ डिस्टोरेशन भी हो सकता है, यानी कुछ टिश्यू होते हैं वो अपने शेप या साइज में डिस्टर्ब हो सकते हैं, और एडिमा होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल मेडिएटर्स उस टिश्यू या सेल्स में रिलीज हो जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, पेन इंड्यूस होने लगता है, पेन जनरेट होने लगता है। और लास्ट में जो होता है वो साइन सिम्टम फंक्शन ऑफ द सेल्स होता है, वो मेजर नहीं है इसलिए मैं लिया नहीं है। फंक्शन ऑफ द सेल उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेजर जी क्या है, इन्फ्लामेशन के सिम्टम क्या, रेडनेस होगी, हीटिंग होगी, रेडनेस, हीटिंग, स्वेलिंग एंड पेन। रेडनेस, हीटिंग, स्वेलिंग एंड पेन। कभी कभी क्या हो, इचिंग भी होती है। इचिंग इज़ द सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशंस। इचिंग भी होती है, लेकिन ये एक है, अगर लास्ट कहूँ तो मैं, अगर आप इचिंग कह लेते हैं तो इचिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं कि इचिंग इज़ द एंड द सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशंस। ठीक है, इचिंग को हम एंड, हाँ। तो लास्ट में हम बात करें तो इचिंग भी हो जाती है। इचिंग क्यों होती है, जो केमिकल मेडिएटर्स से, केमिकल मेडिएटर्स में हिस्टामिन एक केमिकल मेडिएटर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस ऑर्गन के आसपास जहाँ पर इंजरी, इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ इचिंग होने लगेगी। तो प्राइमरी जो 5 साइनल सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड इचिंग। रेडनेस होगी क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है, ब्लड ज़्यादा सर्कुलेशन में पहुँच रहा है। जब ब्लड वहाँ ज़्यादा पहुँचेगा तो वहाँ का ऑर्गन क्या होगा, रेड दिखेगा। जब ब्लड ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो ब्लड की वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हीट हो जाएगी। ब्लड जब ज़्यादा वहाँ फ्लो हो रहा है तो ब्लड का जो फ्लूइड होगा वो आपका फिल्टर्ड हो गया, वो क्या होगा, एक्सेस स्पेस ऑफ टिश्यू के में भर जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा जैसी कंडीशन बन जाती है। अब जब एक्यूमुलेशन या एडिमा जब हो रहा है उसकी वजह से टिश्यू में स्ट्रेचिंग हो रही है, डिस्टोरेशन हो रहा है क्योंकि एडिमा की वजह से, और स्ट्रेचिंग डिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू की वजह से उन टिश्यू की सेल्स में क्या होता है, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि पेन इंड्यूस करते हैं। ऐसी तरह केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, एक हिस्टामिन होता है जिसकी वजह से क्या होती है, इचिंग होने लगती है। तो दैट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इन्फ्लामेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्या होता है इन्फ्लामेशन के अंदर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, द गोल ऑफ विच इज एलिमिनेट बोथ ऑफ इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी such as bacteria or toxins and consequence of such injuries such as dead cells and tissue। ठीक है, बेसिकली हम बात करें कि जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस इन्फ्लामेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिसका काम क्या होता है, द गोल ऑफ विच इज, इसका गोल क्या होता है कि वो जो इनिशियली इंजरी हो रही है जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल देना, यानी कि द गोल ऑफ इज टू एलिमिनेट द बोथ ऑफ इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी, जो इंजरी होने के कारण हैं उनको बाहर कर देना। जैसे बैक्टीरिया टॉक्सिन के कारण जो इंजरी हो रही थी तो इन्फ्लामेशन के थ्रू क्या हुआ, उन बैक्टीरिया टॉक्सिन को बाहर कर देना, ये एलिमिनेट कर देना। एंड कॉन्सिक्वेंस सच इंजरी सच एज डेड सेल्स एंड टिश्यू, इसके अलावा जो इंजरी में डेड सेल्स हुए हैं, जो टिश्यू हुए हैं, उनको भी अलग कर देने का काम क्या होता है, नॉर्मल इन्फ्लामेशन का होता है। और जो एक प्रोटेक्टिव काम करता है, बैक्टीरिया को हटा रहा है, टॉक्सिन को हटा रहा है, इसके अलावा क्या है, जो इंजरी की ड्यूरेशन जो डेड सेल हुई हैं और टिश्यू डेड सेल हुए हैं उनको भी हटाने का काम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन के थ्रू हो रहा है। क्यों होता है, अगर हम इन्फ्लामेशन को ब्रॉड तरीके से देखेंगे तो पता लगेगा।
अगर हम इन्फ्लामेशन को ब्रॉड तरीके से देखें, अगर देखेंगे इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि वो जिस एरिया में इन्फ्लामेशन और वहाँ पर WBC काउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगता है। और WBC क्या करती हैं, WBC सेल बैक्टीरिया टॉक्सिन को क्या कर लेती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं या उनको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देती हैं। साथ में हमारी डेड सेल होती हैं, डेड टिश्यू होते हैं, उनको भी डिग्रेड करना शुरू कर देती हैं। तो ये भी क्या है, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया टॉक्सिन होंगे उनको हटा दिया जाएगा, जिसके इंजरी और बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इंजरी हुई है। साथ में जो इंजरी के ड्यूरेशन में जो डेड सेल हुई, टिश्यू हुई हैं, उनको भी ख़त्म करने का काम होता है ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशंस। ये तो हुआ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। लेकिन गलती क्या होती है कि इन्फ्लामेशन जब लॉन्ग टाइम तक हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। However, if triggered or directed inappropriate, the inflammatory response can itself become harmful. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्टली इनअप्रोप्रिएटली जो होता है, मतलब इन्फ्लामेशन में वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं हुआ जिससे कि वो टिश्यू या टॉक्सिन्स को या डेड सेल्स को वहाँ से पूरे हटा पाए। जब वो नहीं हटा पाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन काम किया था, बैक्टीरिया टॉक्सिन जो वहाँ पर जमा हुए थे जिससे गांठ सेल के अंदर इंजरी हो सकती है, उनको हटाना था, या फिर डेड सेल्स ही उनको हटाना था, या फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो टिश्यू थे डेड सेल्स के उन्हें हटाना था। लेकिन इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स की वजह से उन टिश्यू को वो हटा नहीं पाया या उन बैक्टीरिया टॉक्सिन को नहीं हटा पाया, यानी कि इनएप्रोप्रिएटली है, डायरेक्टली इनएप्रोप्रिएटली हुआ, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन इट सेल्फ बिकम हार्मफुल, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन अपने आप में एक हार्मफुल कंडीशन बन जाती है, लीड टू द सेल टिश्यू ऑर्गन डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से उसी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होती है, सेल में डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यू में डिस्ट्रक्शन होता है, ऑर्गन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तीनों चीज़ों में सेल डिस्ट्रक्शन होगा तो टिश्यू में होगा, टिश्यू में होगा तो ऑर्गन में होगा, क्योंकि हम पहली बार बात कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ द सेल इज द टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू इज द ऑर्गन। तो जब सेल्स हुआ तो होगी तो ऑर्गन तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्फ्लामेशन यहाँ पर हार्मफुल हो जाता है जब वो कवर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाता तब। दे आर टू बेसिक टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, दो बेसिक टाइप का है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो एक्यूट इन्फ्लामेशन कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द टिश्यू इंजरी। जब स्टार्टिंग में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इनिशियल इंजरी हुई है, उस कंडीशन में जो इन्फ्लामेशन हुआ क्या था, हुआ एक्यूट इन्फ्लामेशन का हुआ। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत लंबी एक हफ्ते के अंदर हुआ है, विच इज कुड बी एनीथिंग फ्रॉम फ्यू मिनट टू फ्यू डेज, कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन तक का जो इंजरी का जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो इन्फ्लामेशन क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलॉन्ग टिश्यू रिएक्शन फॉलो बाय द इनिशियल रिस्पॉन्स। इनिशियल रिस्पॉन्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में लंबे टाइम तक टिश्यू में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। इट इज ए लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम से लेगा, बहुत लंबे समय तक चलता है इन्फ्लामेशन। इट मे बी परसिस्ट फ्रॉम वीक, मंथ एंड इवन ए ईयर। ये हो सकता है कि कुछ हफ्ते से चल रहा हो, कुछ हफ्ते से हुआ हो, या कुछ मंथ तक चले, या फिर कुछ साल तक चले। उस कंडीशन के इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन करा दिया, इंट्रोडक्शन इन्फ्लामेशन क्या है, क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं, और लास्ट में क्या है कि ये कितने टाइप का होता है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम ब्रॉड में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या क्या मैकेनिज्म होती है, पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इसी तरह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन, व्हाट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने कलिंग के साथ में शेयर कीजिएगा, और कुछ अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।